चंदा से हफीज़ का जर्नी अगर आप उसको जब भी सोचते हैं, बैठते हैं, तो कैसा समराइज़ करते हैं इसको? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ हमेशा कि अल्लाह ने मुझे चुना कि मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन दे सकूँ। बिल्कुल। उसमें इनिशियल स्टेज पे चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी और ऐसी सोच पहले डेवलप नहीं हो रही थी कि ये हो सकता टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और फिर उसके बाद लंबी देर तक कोई एक छोटे इलाके से, क्योंकि मैं सरगोदा के छोटे इलाके जी। से मेरा ताल्लुक़, वहीं से क्रिकेट स्टार्ट की। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें मैं आज भी अगर अपने आप को, अपने इस कैरियर को रिव्यू करूं, तो सबसे पहले अल्लाह की ख़ास रहमत है। ट्रू। उसके बाद मेरे वालिदैन की बड़ी मोहब्बत और प्यार से मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, वहाँ से मैंने अपने आप को स्विच किया क्रिकेट की तरफ। तो माँ बाप ने सपोर्ट किया और उन्होंने दुआएं दी, और आज जिस जगह पे मौजूद हूँ, इसमें सबसे पहले अल्लाह की रहमत, उसके बाद मेरे माँ बाप की सपोर्ट और उनकी जो दुआएं थी वो सबसे अहम रोल प्ले किया। और फिर एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारी, कोशिश की, मेहनत करता रहा हर दिन कि मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कुछ और टैलेंट तो है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही टैलेंट है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर मैंने अपने आप को बेस किया, अपनी अपनी जर्नी को। तो आज जहाँ पे भी जो भी स्टैट्स हासिल किए, उसमें ये तीन चीज़ें, अल्लाह की रहमत, माँ बाप की दुआएं और सपोर्ट, और मेरी थोड़ी सी मेहनत जिसमें अल्लाह ने मुझे बरकत ज़्यादा डाल। बिल्कुल। और मैं हमेशा हफीज़ भाई कहता हूँ कि यू पीपल आर चूज़न बाय गॉड। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप देखें 23-24 अवाम में से 11 लड़कों का खेलना और 15-16 का नॉर्मली स्क्वाड होता है, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ग्रीन ब्लेजर से जाना और अपने कंट्री का नाम रोशन करना, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो नहीं सकती। कोई इस जर्नी में ऐसा बंदा, कोई ऐसा मेंटोर आपको लगता है कि जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मोहम्मद हफीज़ है? क्योंकि इंसान को कई दफ़ा खुद रियलाइज़ भी नहीं होता, कोई बताता है कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और तुम चलो, आगे तुम जा सकते हो। मेरा ख्याल है कि इसमें मेरे दो क्लब, एक सरगोदा और एक लाहौर। सरगोदा फैसल क्लब और लाहौर में अपोलो क्लब। सरगोदा में सुहेल साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो फ़ौत हो गए हैं। उन्होंने इनिशियल स्टेज में मेरी जो है मेरी सपोर्ट की। हर मुश्किल वक्त में वो मेरी एक सपोर्टिंग हैंड थे। फिर एक क्रिकेट की ग्रूमिंग और बेहतरी के लिए मुझे लाहौर आना पड़ा, क्योंकि सरगोदा के अंदर क्रिकेट के जो कंपटीशन थे वो थोड़े लो लेवल के, एक क्लब लेवल की सोच के मुताबिक तो खेले जा रहे थे, लेकिन हाईएस्ट लेवल की मुझे लगता है कि मेरे जो स्किल्स थे वो शाइन नहीं हो रहे थे। ठीक। तो क्योंकि माय फैमिली बिलोंग्स टू लाहौर, तो मैं वापस आया लाहौर में, और मैंने अपोलो क्लब में मलिक सरवर साहब के साथ जब से खेलना शुरू किया, फिर उनके साथ उनके जो वे ऑफ टीचिंग है, जो कि शायद इस वक्त बहुत कम है, जो बहुत ही मोहब्बत और प्यार से, वो आपके 100 के ऊपर भी खुश नहीं होते थे, हाँ। आपके 150 करने पे भी खुश नहीं हो रहे, आपके 200 करने पे भी खुश नहीं हो रहे, क्योंकि वो आपकी बेहतरी हर पल चाहते थे। आपकी अर्ज को बेसिकली वो ख़त्म नहीं कर रहे, वो बढ़ा वो रहे हैं। बढ़ा रहे थे हाँ। और सपोर्ट करते थे। तो मेरा ख्याल है कि एक सरगोदा में फैसल क्लब और लाहौर में अपोलो क्लब, मैं इन दोनों क्लब का, इनके बड़े जो सुहेल साहब और मलिक सरवर साहब, इनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने क्लब के लिए जो भी बेहतर कर सकूँ, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, जी। इसमें इन दो क्लब्स का, और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक लो मिडिल क्लास जो फैमिली है वहाँ से मेरा ताल्लुक़ था। तो अगर मुझे SNGPL की सपोर्ट ना मिलती, अगर वो प्लेटफॉर्म मुझे ना मिलता, फाइनेंशियल हेल्प ना मिलती, तो शायद आज मोहम्मद हफीज़ इस जगह पे मौजूद ना होता, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट जो SNGPL ने की, इखलाकी और क्रिकेट वाइज जो मेरी सपोर्ट थी, वो मेरे दो क्लब्स ने की। जी। तो एक कलेक्टिव एफर्ट थी फ्रॉम द पीपल अराउंड मी, जिन्होंने मुझे मोहम्मद हफीज़ बनाने में अहम रोल प्ले किया। हफीज़ भाई, थोड़ा-सा हम अगर स्टार्टिंग की बात करें तो थोड़ा बचपन के हवाले से बताइए। अभी तो हमने क्रिकेट में और अभी देखा बड़े डिसिप्लिन्ड, बड़े ऑर्गेनाइज़ आप रहते हैं। एक ख़ास तौर पे आपका और यूनुस खान का हमेशा बोला जाता है। तो बचपन में भी शुरू में ही ऐसे थे या बचपन में ज़रा शरारती किस्म के थे? नहीं, अम्मी तो यही कहते थे कि मैं बचपन में भी शरारती नहीं था। अच्छा। और मेरी जो फैमिली मेम्बर्स, मेरे मामू, ताया, बहन भाई, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ, ठीक। तो उनका भी यही कहना है कि मैं बचपन में भी कोई बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा नहीं था, एक कंट्रोल किस्म की लाइफ गुजारता था। सही। समहाउ रिफ्लेक्ट होती है लाइफ में जो आपकी जर्नी चल रही होती जी, है। जी, जी। तो जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की, क्योंकि मैं गरीब आदमी था, कोई बैकग्राउंड ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, कोई ऐसी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की, जिसमें आपको मैनेजर, कोई लोग मेरे को जानने वाले थे नहीं। सही है। और छोटे से इलाके से निकल के आके ये सारी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि जो एक जर्नी थी वो बेस करती है हार्ड वर्क के ऊपर, वो बेस करती है आपकी
अल्लाह की ख़ास रहमत के ऊपर, True. क्योंकि आज जहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ सारी इस प्रोसेस के अंदर जो साथी, जो लोग, जो मोहब्बत करने वाले लोग, जिन्होंने हर मौके पे मुझे सपोर्ट किया, मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा ख्याल है एक बड़ेपन की निशानी होती है। अच्छा फिर भाई, आपका जब ऑब्वियसली जब टीम में नाम आता है, एक स्टारडम डिफरेंट हो जाता है, आपका फेम डिफरेंट हो जाता है, पैसा आता है। अब नॉर्मली मैं भी कोई 10-15 साल से सब क्रिकेटर से बात होती है, देखते भी हैं। अब जब लाइमलाइट में आते हैं तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती है। आप उन प्लेयर में से हैं जिसका कभी भी लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई स्कैंडल, कोई फीमेल फ़ैन फॉलोइंग के वाले से भी कोई चीज़ सामने नहीं है। माशाल्लाह यू हैव ब्लेस्ड विद द लवली फैमिली। तो कभी कभी किसी फीमेल फ़ैन ने कभी इस तरह की चीज़ में आप शादी से पहले भी नहीं आए, इन्वॉल्व हुए, कि शुरू में ही बड़े रिस्ट्रिक्ट थे? नहीं देखें, आपकी लाइफ की एक जर्नी जब चलती है, जब आपको एक 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 स्टारडम मिलता है, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें बदलती ज़रूर हैं। मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता तो हूँ नहीं। इसलिए मैंने पूछा कि बाकी सब प्लेयर आते हैं साइड पे, आप लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, शायद मेरी चीज़ें छुप गई हैं तो छुपी नहीं तो बेहतर है। लेकिन यह है कि एक कंट्रोल किस्म की लाइफ गुजारी है। लोगों जितने भी जो जब आप स्टार बनते हैं तो बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं जी। तो उनमें से अल्लाह ने मुझे सही लोगों के साथ अटैच रखा। जो लोग मुझे हल्के से लगे, मेरी कुछ समहाउ जो रेड लाइट है वो बहुत जल्दी जल जाती है। अगर मुझे लगे कि ये बंदा मेरे उस जोन में नहीं आता तो आई स्ट्रेट अवे मूव ऑन। मैं उससे डिफरेंट वाइब्स आ जाती हैं आपको। तो मुझे लगता है कि वो वाइब्स जो आती हैं, वो रेड लाइट जो अलर्ट मिलता है मुझे, आई गो अवे स्ट्रेट अवे फ्रॉम दोज पीपल। ठीक। तो ये, और एक मुझे लगता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी माँ बाप की ग्रूमिंग, कि मुझे हलाल और हराम की जो समझ अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली माँ बाप की तरबियत से, उसने मुझे बहुत सी जगहों से बचाया, जिसमें बहुत से लोगों के अच्छे और बुरे ख्यालात से मैं बच गया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें, एक कंट्रोल किस्म की लाइफ। आई वाज ओनली 19 जब मैंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, क्योंकि गरीब आदमी था तो कुछ और ऑप्शन नहीं थे मेरे पास। तो बस मेहनत और डिसिप्लिन लाइफ के ऊपर जब मैं फोकस किया तो ये जितनी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जिसमें लोगों का ये वाला जो रोल आप कह रहे हैं कि वो भी प्ले करते हैं, उससे मैं बच गया। और 90% अगर आप देखें ना, अगर हम तमाम क्रिकेटर्स की लाइफ को अगर हम देखें तो जितने हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं वो जल्दी एक्सपोज होते हैं, उनसे वो कवर अप नहीं कर पाते। जिन्होंने शायद लाइफ में कुछ देखा होता है वो शायद सम हाउ मैनेज कर पाते हैं। तो ये बड़ी बात होती है कि अगर आपकी ऑल टुगेदर लाइफ चेंज हो रही है और फिर भी आप कंपोज हैं, कंट्रोल है, तो ये मेरा ख्याल है ब्लेसिंग ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर भाई, टीम में नाम आने से बड़ी कोई ऑब्वियसली अचीवमेंट लाइफ में होती नहीं है, और जब आपको लगता है कि आपकी एक मंजिल है, एक डेस्टिनेशन है, पीछे 15-18 साल का जो भी जर्नी होता है, जब नाम पहली दफ़ा टीम में आया, ऑब्वियसली वो उससे बड़ा क्या मोमेंट होगा, वो अगर शेयर करना चाहें, किसने बताया आपको, और फैमिली किस तरह सारों ने रिस्पॉन्स किया आपके चाहने वालों ने? जी, मैं क्रिकेट तो 99 में मैंने जब अपना पहला फ़र्स्ट क्लास का और अंडर 19, क्योंकि मैं अंडर 19 से सीधा फ़र्स्ट क्लास खेला, फिर मैं वहाँ पे एक मैच खेल के बाहर हुआ सरगोदा की तरफ से, फिर अगले साल मैंने 2000 में सीज़न खेला पूरा। तो ग्रेजुअली मेरी इंप्रूवमेंट थी। पहले मैंने 550 रन किए, फिर 850 किए, फिर 1000 किया, फिर 1300 किया। तो वो जो 3 से 4 साल का रगड़ा था फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट का, और एक कामयाबी हासिल करने की जुस्तजू थी, एक कोशिश थी, और उसके अंदर आने वाली मुख्तलिफ डिस्ट्रैक्शंस जो हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे मुझे ऑप्शन मिली जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंग्लैंड गया, तो ऑप्शन मिली कि मैं इंग्लैंड में सेटल्ड हो जाऊँ, अच्छा, वहीं पे रह जाऊँ। जो उस वक्त के लोगों के विजन के या सोच के मुताबिक वो बहुत कुछ था कि आप इंग्लैंड में चले जाएँ, वहीं पे जाके सेटल्ड हो जाएँ, नेशनलिटी मिल जाएगी रे। फिर एक शादी की ऑप्शन आती है। जैसे ही आप इंग्लैंड पहुँचते हैं तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ को लगता है कि ये हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए आइडियल बंदा, इसको अपने ऐड कर लिया जाए। तो मैं उससे भी बच गया समहाउ, मुझे वो भी अट्रैक्ट नहीं कर सका। शादी से पहले कभी मोहब्बत हुई आपको, या मोहब्बत के किस्से ना छेड़े, वो आगे चलें, क्रिकेट भी रहें। चलो ठीक है। तो वो जब मैं वहाँ गया, मैंने उसको भी उस डिस्ट्रैक्शन को भी मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरी वो लाइफ नहीं थी। मैं कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था जिसमें मैंने उसको थोड़ा सा 3 या 4 माह जो मैंने एक सीज़न खेला लीग क्रिकेट का, तो मुझे वो अट्रैक्ट नहीं कर सका वो वाली लाइफ। जिस तरीके से वहाँ पे लोग जाके मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करते हैं, ये एक मैक्सिमम ग्रोथ है कि आपने रेस्टोरेंट बना लिया कोई अच्छा, जी ऐसे ही। मैं उस लेवल के ऊपर नहीं रहना चाहता था। तो मैंने सोचा कि यार मैंने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान खेलना है। मैं वो छोड़ी वो ऑप्शंस, मैं वापस आया। तो यहाँ जब वापस आया तो एक रद्द अमल मिला
जी। दोस्त अहबाब जो इर्द गिर्द मोहब्बत करने वाले थे वो नाराज़ हो गए कि यार आप क्यों इंग्लैंड छोड़ के आ गए, क्या मिलेगा यहाँ से। पहले कौन से को लोग यहाँ से पाकिस्तान खेल गए हैं, जो तुमने पाकिस्तान खेलना है, तो तुम सरगोदा में रहने वाले हो, क्या हो जाएगा तुम्हें। जी, तो आई वाज लाइक कि यार अगर किसी ने नहीं हासिल किया तो क्यों नहीं कोई कर सकता। तो मैंने हर दिन रात मेहनत की। मैं फिर कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे चुना, माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, माँ बाप ने दुआएं मुझे बहुत दी, और फिर थोड़ी बहुत मैंने जो मेहनत की अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। तो आज अगर अपनी इस जर्नी में लेके जाऊँ तो इन 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर कोई ऐसा वो स्पेशल स्किल नहीं सेटिस्फेक्शन था। की मूवमेंट क्या थी जब अनाउंसमेंट का पता जी चला? देखें, जब वो इन सारी चीज़ों को जब आप जांच जाते हैं कि आपको पता है कि आप किस काबिल हैं, और फिर इसमें सारी चीज़ें के होने के अवामिल क्या हैं, तो फिर आप हम्बल रहते हैं। तो जब मुझे ये ऑप्शन मिली और मेरी परफॉर्मेंसेस आई, ऐड हुई, तो मुझे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक फ़ील थी कि मुझे शायद पिक किया जाए। लेकिन बहुत बड़े नाम थे उस नाम वक्त, आपका आना शुरू हो गया था उससे पहले ही? लेकिन मैं बताता हूँ उसमें नाम बहुत बड़े थे। हाँ। सईद अनवर खेल रहे थे उस वक्त, इमरान नज़ीर ऑलरेडी टीम के साथ थे, इमरान फरत इन एंड आउट थे, सलीम इलाही उस वक्त खेल जी, रहे सलीम इलाही थे, थे। बिल्कुल। तो ये तमाम वो लोग हैं जो उस वक्त के बड़े प्लेयर थे, उस वक्त उस स्लॉट के लिए, ओपनर के लिए। तौफीक उमर उस वक्त तौफीक मौजूद उमर थे। भी गए। तो मेरा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, मैं कभी पाकिस्तान अंडर 19 नहीं खेला, कभी पाकिस्तान जूनियर नहीं खेला, कभी कोई पाकिस्तान रिजर्व के लिए मैंने कोई मैच नहीं खेला था। लेकिन एक बेस बन रही थी विद इन मी कि मैं बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरे अगर 1000 रन हैं और दूसरा 250 करके अगर पाकिस्तान लेवल के ऊपर खेल रहा है, तो इट मीन्स दैट आई हैव समथिंग विद इन मी। आमिर सुहेल का मैं इधर नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने आपकी टीम में आने से पहले भी जब भी कभी टीवी पे वो कमेंट्री तो कर ही रहे थे या किसी ना किसी हवाले से वो लिंक अप थे, तो वो हमेशा आपका नाम जी, पहले मैं लेना उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब मैं वो परफॉर्मेंसेस करता रहा, तो 2003 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर आमिर भाई, आमिर सुहेल, आई थिंक वो एज ए चीफ सेलेक्टर हमारे आए पाकिस्तान के। उन्होंने फिर 5-7 वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो उनको लगा कि रिप्लेस होने वाले हैं, और फिर वो 5-7 वो प्लेयर्स जो जूनियर लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल के परफॉर्मर हैं, इन्होंने उनको रिस्पेक्ट दी और उनको रिप्लेस करवाया, जिसमें मैं हूँ, उमर गुल है, राना नवीद हैं, यासिर हमीद हैं, शबीर हमारे साथ साथ हैं जी। और भी लड़के खेले। लेकिन वो जो टीम चेंज हुई 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, जी। तो आमिर भाई ने शायद मेरे स्टैट्स देखे, मुझे कहीं ना कहीं खेलते हुए उन्होंने देखा, जो मेरी रेप्यूट थी थ्रू अंपायर्स एंड मैच रेफरी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जाती थी कि यार सरगोदा का एक लड़का है जो बहुत अच्छा बेहतर एटीट्यूड से क्रिकेट खेलता है, मैच विनिंग जोन में रह के क्रिकेट खेलता है। तो सम वो मेरे लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुई। तो तमाम चीज़ें कलेक्टिवली जब चीज़ें होनी होती हैं, तो कलेक्टिवली आपकी मदद करने के लिए अल्लाह चीज़ें ताला रेडी हो रास्ता जाती बना हैं। देते हैं। जी, तो बिल्कुल। इस तरह वो हुआ, आमिर भाई ने मुझे इस काबिल समझा, राशिद भाई की कप्तानी में पहला मैंने मैच खेला। तो जब अनाउंसमेंट हुई, मुझे नाम आया, तो मकसूद जो अब भी माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक है, लॉजिस्टिक के साथ वो सारा काम करते हैं पीसीबी में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं, अपना पासपोर्ट मुझे दें। तो दैट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि इसके लिए सोच भी थी, मेहनत भी थी। और फिर जब अम्मी अब्बू को बताया, तो दे वर आल्सो माशाल्लाह वेरी हैप्पी। तो आई एम रियली हैप्पी कि आई कुड मेक इट, कि मैंने जो सोचा, जिसकी मेहनत की, माँ बाप की दुआएं उसमें शामिल हुई, तो वो चीज़ हासिल। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मिला फिर आपने उसको अपने परफॉर्मेंस से फिर उसको बड़ा जस्टिफाई भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कई चीज़ें आपके क्रेडिट में जाती हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ मैं समझता हूँ, जैसे एक हमने इंट्रो में मैंने बात की, एक बड़ा साफ़ सुथरा ज़बरदस्त किस्म का आपका कैरियर है, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लिंक अप भी किया जाता है स्पॉट फिक्सिंग और दूसरे मामलात के अंदर। आप उन 2-4 क्रिकेटर के अंदर शामिल हैं जिनका स्टांस भी बड़ा क्लियर नज़र आया, जिनकी क्रिकेट भी बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आई। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और आप जब खेल रहे थे तो ये ओवरऑल एक दुनिया के अंदर बड़ी एक ख़ास ठीक ठाक किस्म की एक रिप्यूट पैदा हो रही थी इस चीज़ को लेके, तो वो कैसे मुश्किल टाइम था आपके लिए? देखिए, जब मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, तो मैंने आपको बताया कि एक तरबियत आपकी वालिदैन की तरफ से आपकी की गई थी, जो मेरे अंदर मौजूद थी और या की जाती है, हर माँ बाप चाहता है। तो मुझे ये स्ट्रांगली ये बता दिया गया था कि आप ये रेड लाइट है या ये रेड लाइन, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते लाइफ में। तो मैंने उसी के मुताबिक जब क्रिकेट में गया, तो मुझे हर वो चीज़ जो गलत होती थी, मैं उससे दूर रहा। ठीक। उसमें ये भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त शायद इतनी मुझे समझ नहीं थी 2003 में, लेकिन जब मैं तकरीबन आप समझ लें 5-7 साल में क्रिकेट खेल चुका था, तब मुझे इसके ऊपर मज़ीद मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो स्ट्रॉन्ग हुई कि हमारे अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि ये चीज़ें कोई उस वक्त नहीं हुई, उससे पहले भी हमारे कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें अटैच रहीं, जिनको राइट वे में मैनेजमेंट नहीं की गई, राइट वे में उनको सज़ा नहीं दी गई। क्योंकि अगर पाकिस्तान के नाम को लेके अगर उसने पाकिस्तान के नाम का गलत इस्तेमाल किया है, इसको बैड रिप्यूट दिया है,
तो उसको स्ट्रेट अवे पनिश किया जाता है, तो वो एक एग्जाम्पल बनता बाकियों के लिए। प्रेसिडेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंट सेट नहीं हो सके, और अनफॉर्चुनेटली वो समहाउ कैरी किया जनरेशन्स टू जनरेशन्स, जिसमें आके हम आज के किए हुए उन लोगों को हम ब्लेम करें, लेकिन हम उसको ब्लेम करें जिसने इनिशियल स्टेज पे इसको सब कुछ होते हुए देखा, हाँ, और होने के बावजूद इसको प्रमोट किया गया, और उनको किसी तरीके से भी सजाएं नहीं मिली इस लेवल की, चाहे वो मोस्ट टैलेंटेड थे। लाइक उस टैलेंट का हमने क्या लेना सही। जो पाकिस्तान को इज्जत ना दे सके। तो मुझे लगता है कि समहाउ ये मैनेजमेंट बहुत पुरानी बैड मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, जिन लोगों ने भी इसको मैनेज नहीं किया। फिर जब मुझे थोड़ी समझ आई और मेरे सामने ये इंसिडेंट हुआ 2010 में, और फिर उसके बाद भी ये सिलसिले कहीं ना कहीं जाके चलते रहे, हाँ। तो मुझे लगता है कि एक तकलीफ़ दे चीज़ है मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक्स क्रिकेटर, कि इसको अभी तक हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। रिसेंटली मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एहसान मानी साहब जब उनके दौर में, शायद उन्होंने कोई ऐसे कोई बेहतर काम तो नहीं कर सके अपने अपने टाइम पे, लेकिन अगर वो ये काम जो इनिशियल मुझे पता लगा कि इनिशिएट किया उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ का हल नहीं निकल सका, कि उन्होंने एक चीज़ पार्लियामेंट में शायद या कानून में डलवाने की कोशिश की कि मैच फिक्सिंग करने वाले किसी भी शख्स को दोबारा इंटरनेशनल जो है वो स्टेज ना मिले। पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ आगे उन्हें इनिशिएट की, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो कौन पैट्रियट पाकिस्तानी हमारी कैबिनेट या हमारे हायर लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं जो इस बात के ऊपर एग्रीड नहीं हो पा रहे कि यार ये अगर कोई करेगा तो हम उसको दोबारा, उसकी ब्रेड एंड बटर हमें नहीं चाहिए, वो जाए भाड़ में। और मेरा ख्याल एक दफ़ा लॉ बन जाएगा तो ये जो एक डिबेट होती है कि सज़ा काट रही नहीं काट रही, ये होने ये चाहिए हाँ। कि हम सबको इस मुल्क की इज़्ज़त जब हमें मिलती है तो हमें उसका पता होता है कि हम इसको कैसे इसको लेके चलना है, कैसे इसको बड़ा करना है। लेकिन उसके जानने के बावजूद अगर आप अपने पर्सनल प्लेजर्स या अपनी ज़िंदगी के गलत ख्वाहिशात की वजह से आप अगर उसको डैमेज करते हैं तो फिर आप पैट्रियट पाकिस्तानी नहीं हैं। तो ये स्टेज इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन पैट्रियट पाकिस्तानी की जगह है, वो किसी ऐसे बंदे की जगह नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर हमारा जज्बा और हमारे अंदर ईमान वो नहीं है कि हम अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट लेवल पे मेंटेन कर सकें, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू बी देयर। तो मुझे लगता है कि समहाउ वो भी नहीं हो सका। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को चलते रहना है, पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है, तो हमें ऐसे फैसले लेने हैं कि जिसके ऊपर एक प्रेसिडेंट सेट्स किए जाएं, ताकि कोई भी रॉन्ग डूइंग्स करने वाला बंदा इसको दोबारा करके इंजॉय ना कर सके लाइफ।